Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके पहले क्लास में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, जब किसी अणु की एक ही विद्युतीय अवस्था इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के विभिन्न काल्पनिक अवस्थाओं वाइब्रेशनल स्टेट के बीच इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। जब किसी अणु के एक ही विद्युतीय अवस्था के विभिन्न काल्पनिक अवस्थाएं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, तब घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त होता है। यह स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र के पास प्राप्त होता है, जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। यह जो स्पेक्ट्रम है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र के पास प्राप्त होता है, जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट पाया जाता है, जैसे HCl, HCH, HF आदि असमान नाभिक वाले द्विपरमाणु अणु। ऐसे अणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी में तभी परिवर्तन होता है जब उनके नाभिक एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करते हैं। व्यवहार में कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम जो है वो अवशोषण से प्राप्त होता है। सामान्यतः एक द्विपरमाणु अणु है जो एक ही समय में घूर्णन और कंपन गति करता है, जिसमें इसकी कुल ऊर्जा जो है वो घूर्णी और काल्पनिक ऊर्जाओं का योग होता है। सामान्यतः एक द्विपरमाणु अणु है जो एक ही समय में घूर्णन तथा कंपन दोनों गति करता है, जिसमें उसकी कुल ऊर्जा घूर्णी तथा काल्पनिक ऊर्जाओं का योग होता है, अर्थात E वाइब्रेशनल माइनस रोटेशनल इक्वल टू EV प्लस ER। अब अवस्था में परिवर्तन होता है तो एक साथ दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। दोनों प्रकार की ऊर्जा यानी घूर्णन और कंपन। तो जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो एक साथ दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, अर्थात अणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा आंशिक रूप से काल्पनिक और घूर्णी ऊर्जा का योगदान होता है। अणु द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा है h म्यू में आंशिक रूप से काल्पनिक तथा घूर्णी ऊर्जाओं का योगदान होता है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार आवर्ती दोलित्र की काल्पनिक ऊर्जा होगी EV इक्वल टू mv प्लस हाफ h म्यू नॉट। यहाँ पर mv जो है वो काल्पनिक क्वांटम संख्या है तथा mv इक्वल टू 0, 1, 2, 3 म्यू नॉट कंपन की मूल आवृत्ति है। आवर्ती दोलित्र के लिए आवर्ती आयाम है, आवर्ती दोलित्र के लिए जो आवर्ती आयाम पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन आणविक कंपन में आवृत्ति आयाम के साथ परिवर्तित होती है। इस स्थिति में काल्पनिक ऊर्जा EV के लिए व्यंजक है वो और ही जटिल हो जाता है, जो निम्न है। EV इक्वल टू होगा mv प्लस हाफ h म्यू नॉट माइनस mv प्लस हाफ स्क्वायर x h म्यू नॉट प्लस डैश डैश, जहाँ पर x जो है वो अनावर्तिता की माप है। आवर्ती कंपनों की सबसे सरल स्थिति को लेंगे तो एक काल्पनिक अवस्था जो mv1 से अन्य काल्पनिक अवस्था mv2 में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा होगी
एच म्यू वी इक्वल टू एच म्यू नॉट ब्रैकेट पे एम वी वन प्लस हाफ माइनस ब्रैकेट पे एम वी टू माइनस हाफ। तो इसे हम लिख सकते हैं एच म्यू नॉट, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम वी वन माइनस एम वी टू। तो म्यू वी यहाँ पे एच म्यू वी, तो एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा म्यू वी इक्वल टू म्यू नॉट एम वी वन माइनस एम वी टू। चूँकि अणु में काल्पनिक गति के साथ साथ घूर्णन गति भी अध्यारोपित होती है, अतः घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा की आवृत्ति है वो निम्न संबंध से प्राप्त की जाती है। तो म्यू इक्वल टू होगा ई म्यू वन प्लस ई आर वन माइनस ई वी टू माइनस ई आर टू अपॉन एच। जहाँ पर ई वी वन व ई आर वन क्रमशः प्रारंभिक अवस्था की काल्पनिक और घूर्णी ऊर्जा है, जो ई वी वन और ई आर वन है वो प्रारंभिक अवस्था की काल्पनिक और घूर्णी ऊर्जाएं तथा ई वी वन तथा ई वी टू अंतिम अवस्था की क्रमशः घूर्णी ऊर्जाएं हैं। जो ई वी वन है और ई वी टू है वो अंतिम अवस्था की घूर्णी ऊर्जाएं हैं। तो म्यू इक्वल टू होगा ई वी वन माइनस ई वी टू अपॉन एच प्लस ई आर वन माइनस ई आर टू अपॉन एच। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि घूर्णी स्पेक्ट्रम की रेखाओं की आवृत्ति म्यू आर इक्वल टू होगा एच अपॉन 8π² आई 2mr प्लस 1। कल हमने पढ़ा था रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, तो म्यू आर इक्वल टू होगा एच अपॉन 8π² आई 2mr प्लस 1। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एम वी वन माइनस एम वी टू प्लस एच अपॉन 8π² आई 2mr प्लस 1। तो यहाँ पर बचेगा म्यू इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर, जहाँ म्यू वी जो है वो कंपन की आवृत्ति तथा म्यू आर घूर्णन की आवृत्ति है। इस समीकरण से हमें घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की आवृत्ति प्राप्त होती है। जो म्यू वी है वो कंपन की आवृत्ति और म्यू आर है घूर्णन की आवृत्ति, और इस समीकरण से हमें घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की आवृत्ति प्राप्त होती है। समीकरण 1 के अनुसार काल्पनिक रेखाओं की आवृत्तियाँ एक मूल मान का पूर्ण गुणक होते हैं और सत्संग की सबसे सामान्य अवस्था जिसमें अणु है वो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था एम वी वन इक्वल टू 1 में चला जाता है। के लिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि म्यू वी और म्यू नॉट बराबर है। चूँकि काल्पनिक ऊर्जा जो है वो घूर्णी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा होती है, अतः काल्पनिक ऊर्जा में प्रत्येक परिवर्तन से घूर्णी ऊर्जा में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात एम वी के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करने से एम आर के मान में बहुत से परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि म्यू वी के किसी दिए गए मान के लिए एम आर के अनेक पूर्णांक मानों के संगत म्यू आर के मानों की एक श्रेणी प्राप्त होती है।
अतः घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम में समान दूरी पर स्थित रेखाओं की एक श्रेणी प्राप्त होती है जिनमें आवृत्ति अंतराल होगा d mu = h/4π²I। यहाँ पे जो उपयुक्त परिणाम है वो प्रयोगों द्वारा प्राप्त परिणामों से मेल खाते हैं। तो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे पृथक्करण सीमा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन लिमिट्स। पृथक्करण सीमा का निर्धारण करने की कुछ प्रमुख विधियाँ। फर्स्ट है बैंड अभिसरण। पृथक्करण सीमा की सबसे सटीक मान स्पेक्ट्रम के अभिसरण सीमा से प्राप्त होता है। अभिसरण सीमा की स्थिति अर्थात कंटिन्यूम का शुरुआत ही इस उत्तेजित आणविक अवस्था की पृथक्करण सीमा होती है। इस प्रकार की अभिसरण सीमा है हैलोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 आदि अणुओं में पाई जाती है। सेकंड है अभिसरण सीमा की एक्सट्रापोलेशन। बहुत सी स्थितियों में बैंड अभिसरण नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थितियों के लिए बर्ग और स्पानर ने प्रेक्षित बैंड की अभिसरण सीमा के एक्सट्रापोलेशन की विधि बताई। जो बर्न और स्पानर थे उन्होंने प्रेक्षित बैंड की अभिसरण सीमा के एक्सट्रापोलेशन की विधि बताई। हम जानते हैं कि उन स्थितियों में सब जिनमें अभिसरण पाया जाता है काल्पनिक क्वांटा डेल जी और काल्पनिक क्वांटा संख्या पर निर्भर करता है। अब संबंध हो जाएगा d0 = समेशन v डेल जी v प्लस हाफ। से पता चलता है कि दिए गए विद्युतीय अवस्था में पृथक्करण की ऊर्जा d0 सभी क्वांटम काल्पनिक क्वांटम का योग होता है। तो उन स्थितियों में भी जिनमें केवल प्रथम कुछ ही काल्पनिक क्वांटम प्रेक्षित हुआ है, दिए गए विद्युतीय अवस्था के लिए एक्सट्रापोलेशन द्वारा पृथक्करण ऊर्जा d0 का संकीर्ण मान प्राप्त किया जा सकता है। तो रैखिक एक्सट्रापोलेटेड पृथक्करण द्वारा ऊर्जा निम्न संबंध से प्राप्त होती है। d0 = होगा ω0² 4 ω0 x0। थर्ड है अवशोषण कंटिन्यूम के लंबे तरंगदैर्ध्य सीमा। किसी सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम की लंबी तरंगदैर्ध्य सीमा पृथक्करण सीमा के ऊपरी सीमांत मान होता है। लेकिन यदि ऊपरी स्थायी अवस्था के विभव वक्र r मानों के अंतर्स्पर्शी के ऊपर स्थित है तो पृथक्करण सीमा का सही मान इस ऊपरी सीमांत के नीचे रहता है। फोर्थ है फोटो पृथक्करण। जब सतत या विस्तृत अवशोषण क्षेत्र में प्रकाश द्वारा किसी गैस को विकिरित किया जाता है तो इससे फोटो पृथक्करण होता है, जिसे रासायनिक रूप से या अन्य माध्यम द्वारा संसूचित कर सकते हैं। आपतित प्रकाश जिससे फोटो पृथक्करण होता है वह लंबे तरंगदैर्ध्य से पृथक्करण सीमा का ऊपरी सीमांत प्राप्त होता है और यह विधि उन स्थितियों में उपयोगी है जिनमें अवशोषण स्पेक्ट्रम से यह निर्धारित करना कठिन होता है कि यहाँ प्रीडिसोसिएशन है या कमजोर सतत अवशोषण, जो कि तीव्र विविक्त अवशोषण पर अध्यारोपित है। 5वें नंबर पे प्रीडिसोसिएशन सीमा। प्रीडिसोसिएशन सीमा की ऊर्जा से पृथक्करण सीमा के ऊपरी सीमांत मान को प्राप्त किया जा सकता है। 6 है कैम्युलेशंस। कुछ रासायनिक क्रियाओं के जैसे परमाणुओं के पुनः संयोग से उत्पन्न प्रकाश के स्पेक्ट्रम का उपयोग पृथक्करण सीमा ज्ञात करने में किया जा सकता है।